Hello students, am I audible and visible to all of you? So, welcome Suhail, Isha, Sambhav, Lalit, Prajit, Abhinav Sagar, हरपाल सिंह जडेजा, दिव्या, शिवम. Welcome to the class, guys. That's great. Thank you, Rishika, for the confirmation. Just wait for 1 minute. चलिए. सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे. आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एंड माय वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स. जैसा कि आज आप सभी लोगों को पता है कि आज से हमारा सुपर रिवीजन बैच चालू हो गया है और इसमें आपके चारों मेन सब्जेक्ट्स जो हैं, दैट इज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, ये सब चालू हो जाएंगे. 4 अभी चालू हो चुके हैं, दैट इज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश. सो गाइस, इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक की शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं. माय नेम इज CS मयंक अग्रवाल एंड आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड टीचर बाय पैशन एज वेल एज ऑक्यूपेशन. And I am having a teaching experience of more than 8 years and I am currently working as a faculty of economics, business studies and law subjects. And I teach to the students of class 11th, 12th, CS, CMA Foundation and CS Executive. So I hope आप सभी लोग मुझे जान गए होंगे. Yes. So guys, I want to ask you, how is the Josh, guys? Yes, all of you. कमेंट में बताइएगा हाउ इज द जोश. आई नो 9:30 बज चुके हैं और ये आप समझ लीजिए कि आज दिन का आखिरी क्लास है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज आपका जोश कहाँ पर है. यस, ऑल ऑफ यू. हिंदी में ही होगा, पूरा लेक्चर हिंदी में होगा. सागर और जितने भी लोग हैं सभी लोग हिंदी में ही होगा बेटा. डोंट वरी, हिंदी में होगा सब कुछ. दैट्स ग्रेट. चलिए. सो गाइज, सबसे पहले जैसा कि रजत सर ने आप लोगों को बताया ही दिया है सुपर रिवीजन बैच के बारे में, तो मैं आपका कीमती समय इस पे और ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा. आप देख सकते हैं कि हमारे 4 बैचेस चालू हो चुके हैं. भारत सर बिजनेस पढ़ाएंगे, रजत सर आपको अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे, मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा. इसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, रोज़ 9:30 से 10:30 बजे तक मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास होगी और इसमें मैं आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों पार्ट पूरा रिविजन करवाऊंगा. इस बात का ध्यान रखें, मेरे रेगुलर क्लास के बच्चे, उनको पता है कि हम एक एक कंसेप्ट को बहुत डीप में पढ़ते हैं, फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ते हैं. और जिन्होंने भी स्पेशल क्लास या यूट्यूब पहले भी अटेंड किया वो भी जानते हैं. लेकिन चूंकि ये सुपर रिवीजन बैच है, इस वजह से इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन होगी, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको सब कुछ कवर करवा के दूँ. इसके अलावा शिप्रा मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी. उसके बाद सब्सक्रिप्शन फीचर्स आप सभी लोगों को पता है कि आपका पूरा सिलेबस कवर होता है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे. ठीक है. और आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, हर 3 सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन, अनलिमिटेड एक्सेस प्लस PDF फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. इसके अलावा टेस्ट फीचर्स, आइकॉनिक फीचर्स अनअकैडमी ने लॉन्च किया, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट कनेक्ट, ये सब कुछ भी आपको मिलेगा. ठीक है. ये सारे जो बैचेस है ये आपके चल रहे हैं. जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है मयंक CS लाइव, वो रेफरल कोड इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ाते हैं. और ये बड़ा अच्छा चीज़ है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ. क्रिएटिव कॉर्नर, पर्सनल फेवरेट थिंग विच अनअकैडमी हैज़ ब्रॉट. मेरा पर्सनल फेवरेट है ये.
जिसमें आपको वैदिक मैथ्स, डूडलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ओरिगामी, मैजिक ट्रिक्स, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ठीक, चलिए अब विदाउट ये आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है, ये आप लोगों के लिए 11th और 12th दोनों का कॉम्बो पैक है। और जो सिर्फ 11th 12th पढ़ना चाहते हैं विद क्रिएटिव कॉर्नर प्लस का ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, और आइकॉनिक का ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको हर एक चीज़ डिटेल में मिलेगी। मयंक CS लाइव रेफरल कोड यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इससे पहले कि मैं चैप्टर की शुरुआत करूं या टॉपिक की शुरुआत करूं, जो पिछला मेरा सेशन हुआ था स्पेशल क्लास में, कोविड-19 इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड मेजर्स टू रिवाइव, उस पे बच्चों के इतने बेहतरीन रिस्पॉन्स आए हैं, जो भी फीडबैक मिले हैं बच्चों के, उसके लिए मैं सभी को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों का इतना अच्छा फीडबैक आया है। थोड़ा सा फैकल्टी के लिए चैलेंजिंग होता है, कुछ नया टॉपिक पे रिसर्च करके फिर पढ़ाना टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन जिस तरीके का आप लोगों ने रिस्पांस दिया है उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं, जिसमें मैं आत्मनिर्भर पैकेज के बारे में भी पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए शुरू करते हैं गाइस, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज के सेशन में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को आगे के चैप्टर को समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला टर्म है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि सब्जेक्ट का नाम ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? So macroeconomics, the word macro has been derived from the Greek word macros which means large। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने क्लास 11th में जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो बहुत ही स्मॉल लेवल पे पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी इकोनॉमी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हर एक टुकड़े की सेपरेट स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उन सभी टुकड़ों को मिला के उस पूरी इकोनॉमी को एज अ होल जब पढ़ा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपको इकोनॉमी का ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है कि पूरी इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। सो आई होप आप लोगों को ये वर्ड समझ में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ macroeconomics. So it has been derived from the Greek word macros which means large. It deals with the overall performance of the economy. अब am I audible and visible to all of you? lag हो रहा है क्या बेटा? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक स्टडी, इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम पूरे इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, ये इंडिया का मैप है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है लेकिन ठीक है। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बताना चाहूंगा। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, वेयर एज मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। ठीक है, यह आप अपने याद रखने के लिए ध्यान से समझ सकते हैं, मेमोरी ट्रिक है। आई फॉर इंडिविजुअल एंड ए फॉर एग्रीगेट। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में जितने भी यूनिट्स हैं जब हम उसकी सेपरेट स्टडी करते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब सभी यूनिट्स का एक साथ स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बेहतरीन उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि कार इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। ये सभी इंडस्ट्रीज जो है इन सभी को मिला के हमारी इंडियन इकोनॉमी बनती है। उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर अलग अलग डिवाइड है। मैं अभी सिर्फ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो आपका सेकेंडरी सेक्टर, उसको लेके चलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
मान लीजिए कि एक यूनिट लेते हैं, दैट इज कार इंडस्ट्री। ठीक, पहला यूनिट लेते हैं क्या, कार इंडस्ट्री। अब मान लीजिए कि मैं ये देख रहा हूं कि पूरे मार्केट में या पूरे इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में कार की कितनी डिमांड है या हो सकती है। तो मैंने देखा कि मारुति सुजुकी एक कंपनी है जिसकी डिमांड है 50,000 यूनिट, होंडा कंपनी है उसकी डिमांड है 30,000 यूनिट और टाटा कंपनी की डिमांड है 20,000 यूनिट। इस तरीके से अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी मारुति, तो आप कहेंगे सर मारुति कंपनी की जो डिमांड है वो 50,000 है, होंडा की 30,000 है और टाटा की 20,000 है। मतलब पूरे कार इंडस्ट्री में कार की डिमांड जो है या पूरे कार इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो कितनी है, 1,00,000 यूनिट। अब ये पूरे इकोनॉमी को नहीं दर्शाता है, इकोनॉमी के एक छोटे से हिस्से को दर्शाता है एंड दैट इज कार इंडस्ट्री। तो यहां पे जो कार है 1,00,000 यूनिट जो है ये हम कहेंगे दैट इज अ डिमांड फॉर कार इन इंडियन इकोनॉमी। दूसरी तरफ लेते हैं मोबाइल इंडस्ट्री को। मोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है जैसे सैमसंग, नोकिया, एप्पल, एमआई, ये सारी कंपनीज जो हैं ये इन सब की डिमांड टोटल मिला के 3,30,000 रुपए या 3,30,000 यूनिट की होती है। फाइन, तो ये जो है ये कार इंडस्ट्री है और ये मोबाइल इंडस्ट्री है। इन सभी के अलावा जितने भी अदर इंडस्ट्रीज हैं उन सभी का टोटल मिला के कितना होता है, 5,70,000 यूनिट होता है सपोज। अब मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं इंडिविजुअल कंपनीज की बात करूं दैट इज मारुति, होंडा, टाटा, अलग अलग कंपनीज की बात करूं दैट इज इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। और डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, डिमांड फॉर एन इंडिविजुअल कंपनी, इसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इंडिविजुअल डिमांड। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर मैं पूरे कार इंडस्ट्री की बात करूं तो इसको कहा जाएगा मार्केट डिमांड। अब ये इंडिविजुअल डिमांड हो या मार्केट डिमांड हो, यहां पे हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में बात करें एंड दैट इज कार, तो ये होता है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। जबकि अगर मैं बात करूं कार इंडस्ट्री प्लस मोबाइल इंडस्ट्री प्लस अदर इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज का मिला के अगर मैं बात करूं तो उसको कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड। क्या कहा जाता है बेटा, एग्रीगेट डिमांड। हालांकि ये मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है इनिशियली, बाकी अभी हम लोग जो एग्रीगेट डिमांड हमारे रेगुलर बैच कोर्स में चल रहा है तो बच्चों को पता होगा दैट एग्रीगेट डिमांड इज द एस्टिमेटेड डिमांड ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस बात का ध्यान रखना, एग्रीगेट डिमांड is a part of macroeconomics. So it is that part of the economic theory which studies the economy as a whole. इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, नेशनल इनकम जो हम इस पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, दूसरा है एग्रीगेट डिमांड, तीसरा है एग्रीगेट सप्लाई, और भी इस तरीके से बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में हमें पढ़ना होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में या चैप्टर में, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि वो इनपुट्स जिसकी मदद से जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू ऑल द प्राइमरी इनपुट दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। उदाहरण के तौर पे एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन या एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करता है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड में जमीन जिसमें वो फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा, और लैंड में सारे नेचुरल रिसोर्सेज को इंक्लूड किया जाता है जो आप सीए हायर लेवल पे पढ़ोगे, फाउंडेशन लेवल पे पढ़ोगे। उसके अलावा लेबर जिनके एफर्ट्स की मदद से आप प्रोडक्शन करते हो। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, मशीनरी आप जो खरीदोगे, और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो पर्सन जो इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करेगा और प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। I hope this is clear. Fine. अगला प्रश्न,
चलिए, households are considered as the owners of the factor of production who supply it to the firms for production। अभी जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करता है उनको जनरली हम लोग एक टर्म देते हैं, दैट इज हाउसहोल्ड्स, और जो प्रोडक्शन करते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं फर्म्स। सो देयर आर two sector in the economy which we have to study in this class 12th level। वैसे तो 4 अलग अलग सेक्टर होते हैं, हाउसहोल्ड्स, गवर्नमेंट, फर्म्स एंड फॉरेन सेक्टर, लेकिन 12th लेवल पे आपको सिर्फ 2 सेक्टर के बारे में पढ़ना है, दैट इज हाउसहोल्ड्स एंड द फर्म्स। हाउसहोल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म्स, फर्म्स कंबाइन दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज बेसिकली हाउसहोल्ड्स एंड द फर्म्स। देख सकते हैं इमेज में, दिस इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। फाइन सर, क्लास 12th का पेपर इजी आएगा क्या? सैंपल पेपर एनालिसिस मैंने पूरा एनालाइज किया बेटा, आप खुद जज कर सकते हैं पेपर इजी है या टफ है। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने सैंपल पेपर एनालिसिस किया था पूरे 2 दिन का, आप चाहो तो देख सकते हो राजपूत। ठीक, चलिए बेटा, कमेंट में हो सकता है मिस कर जाऊं या ना देख पाऊं, क्योंकि टॉपिक जो है वो अपने को जल्द से जल्द कवर करना है। फाइन, नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा गाइस, जो लोग भी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको प्रॉपर आप समझिए कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं। 3 महीने का समय है, 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। ये चार्ट्स आपको बहुत ज्यादा काम में आएंगे बेटा। जब भी आप पढ़ाई करो ये चार्ट्स की मदद जरूर लेना। इस चार्ट में मैंने अभी तक जो पढ़ाई, तीनों पॉइंट्स कवर हो गए, दैट इज मीनिंग, प्राइमरी इनपुट दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एंड ओनर्स। हाउसहोल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हु सप्लाइज इट टू द फर्म्स फॉर प्रोडक्शन। फाइन, अगला बात करते हैं फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स की। तो सर ये फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स क्या होता है? तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अभी मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि इसमें मैं 4 लोगों का एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे शिवम। ठीक, ये जो है इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं ऋतुराज, ठीक, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं अंजलि, और यहाँ पे ले लेते हैं दिव्या। ठीक, ये 4 लोग हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए ऑल ऑफ यू। शिवम के पास लैंड था, उसने क्या किया, एक बिजनेस एंटरप्राइज को लैंड दिया। ऋतुराज ने लेबर दिया, अंजलि ने पैसा दिया, और दिव्या जो है वो एंटरप्रेन्योर है, जो उस कंपनी की मालिक है या जो उस फर्म की मालिक है। ठीक, तो यहां पे मुझे एक बात बताइए, शिवम, ऋतुराज, अंजलि, दिव्या, इन सभी ने जो भी दिया उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर सर्विसेज, और उसी को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कोई भी चीज या कोई भी जो आपको देगा वो फोकट में देगा क्या? द आंसर इज नो। उसके बदले उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और इन्हीं सब को कंबाइन करने से उसकी इनकम बनती है। मतलब ये शिवम की इनकम रेंट के फॉर्म में, लेबर की ऋतुराज की इनकम वेजेस के फॉर्म में, अंजलि की इनकम इंटरेस्ट के फॉर्म में, और जो दिव्या है उसकी जो इनकम है वो प्रॉफिट के फॉर्म में होगी। इन सभी को मिला के जो बनेगा दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम फॉर दीज फैक्टर ओनर्स। आई होप दिस इज क्लियर। सत्येंद्र का कुछ पूछना है। सर मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा, अगर मैं आपके फ्री रिवीजन करता हूं तो कवर हो जाएगा ना? सत्येंद्र, रिवीजन टाइप होगा बेटा, लेकिन हाँ सारी चीजें कवर हो जाएगी। आपको 10 दिन का आप समय दो खुद को भी, आपको समझ में आ जाएगा कि सारी चीजें कवर हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक, चलिए अभी समझिएगा, दिस इज नोन एज फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम बेसिकली क्या होता है? द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स इज नोन एज फैक्टर इनकम टू द हाउसहोल्ड्स। ठीक, अभी दूसरी तरफ यहां पे लिखा है फैक्टर पेमेंट्स। दूसरा क्या लिखा है बेटा? फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट्स का मतलब क्या होता है? अब आप समझिए कि यहां पे ये जो है, ये मान लीजिए कि हाउसहोल्ड्स है,
और ये जो है ये फर्म्स है। अब फर्म्स जो पैसा इनको देगा, वो फर्म्स जो इनको पैसा देगा ये इनके लिए तो इनकम होगी, लेकिन फर्म्स के लिए तो पेमेंट होगा। यस और नो? तो यहाँ पे हाउस होल्ड्स के लिए वो इनकम होगी और फर्म्स के लिए वो पेमेंट होगा। और कैसा इनकम और कैसा पेमेंट? तो फोकट का इनकम या फोकट का पेमेंट नहीं, उसके बदले उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है, एंड दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। ये एक समरी चार्ट है, आप लोग इसको जरूर रेफर कीजिएगा, समरी चार्ट को। ठीक, और ये आप लोग रिवाइज करते साथ बनाते जाइएगा, तो आप लोगों को ये पूरा जो है दिमाग में फिट हो जाएगा। और जब आपके पास रिवीजन, जब आपका एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले यही सारे चार्ट्स आपको काम में आएंगे। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा एक एक चीज फिर से पढ़ सको इन डिटेल। इज इट क्लियर? सत्येंद्र, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाएगा और एडिशनल और डिटेल्ड और ज़्यादा आपको प्लस क्लास में मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की। अभी तक हम लोगों ने समझा फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है कि आप कुछ सर्विसेज उनको दे रहे हो, उसके बदले आपको वो पेमेंट कर रहे हैं। दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम फॉर यू एंड फैक्टर पेमेंट टू द पर्सन हु इज पेइंग यू। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसफर इनकम में। तो ट्रांसफर इनकम का मतलब ये होता है कि वो पैसा जो आपको बिना कुछ किए फोकट में मिल गया है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मान लीजिए आपका बर्थडे है, बर्थडे में किसी ने आपको 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, तो वो आप लोगों के लिए क्या हुआ? इनकम तो हुआ, मतलब पैसा तो आया, लेकिन वो पैसा कैसा है? वो फोकट का पैसा है। तो आपने उसको बदले में कुछ नहीं दिया है। दैट इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। इट इज अ यूनिलेटरल कंसेप्ट। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है बेटा? एक तरफा। मतलब ये कि सामने वाला पर्सन आपको पेमेंट कर रहा है, लेकिन आप उसके बदले उसको कोई पेमेंट नहीं कर रहे हो। दैट इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। के आगे आने वाले क्लासेस में समझ में आएगा कि नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग अगर समझ लें तो ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सभी जो है ये ट्रांसफर इनकम के कैटेगरी में आते हैं। अब एक नोट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट पैसा रिसीव करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाई? आप लोग समझिए कि अगर मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए टैक्स के रूप में पे करता हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मोदी जी मेरे घर के सामने की सड़क बना दीजिए, 1 लाख रुपए की बननी चाहिए क्योंकि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या मैं उनसे डायरेक्टली बेनिफिट रिसीव कर सकता हूं जो भी मैंने उनको पेमेंट किया है उसके लिए? यस और नो? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? द आंसर इज नो। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर द ट्रांसफर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एज दे आर रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विसेज और प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। दूसरा, सब्सिडीज पेड बाय द गवर्नमेंट आर ट्रांसफर पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब क्या कि गवर्नमेंट एक तरफ तो टैक्स रिसीव करती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, और वो होता है क्या? ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक, एग्जैक्टली दिव्या, वेरी गुड बेटा। चलिए अब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, आप लोगों को समझने की जरूरत पड़ेगी। गुड्स एंड सर्विसेज,
गुड्स का मतलब क्या, कोई भी ऐसा टेंजिबल ऑब्जेक्ट जो किसी भी कंज्यूमर के नीड्स वांट्स को सेटिस्फाई करता है, उसको हम लोग कहते हैं टेंजिबल। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है, तो ये जो पेन है दैट इज गुड्स, दैट इज टेंजिबल ऑब्जेक्ट। दिस इज कैलकुलेटर विच आई कैन टच एंड इट इज सेटिस्फाइंग माई वांट, दीज बोथ are satisfying my wants and that is tangible object, so therefore it will be considered as goods. For example, mobile, laptop, biscuits, machinery, etc. कॉर्पोरेट टैक्स की बात मैं आपको बता देता हूँ। ये शिवम जो है कॉर्पोरेट टैक्स इसलिए कह रहा है क्योंकि इनकम मेथड में एक जगह पे कॉर्पोरेट टैक्स आता है शिवम, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर दूं बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स क्यों वहां पे लिखा गया था, क्योंकि देखो प्रॉफिट जो होता है किसका, कंपनी का, वो पूरा का पूरा क्या होता है, उनकी इनकम होती है, ठीक है, जो भी उनका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट का अगर बाइफोकेशन हम लोग देखें तो प्रॉफिट किन किन चीजों से मिलके बना है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग, तो ये सभी के सभी को मिला के क्या बनता है, आपका प्रॉफिट बनता है। तो ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते दैट कॉर्पोरेट टैक्स इज एन एक्सेप्शन केस, वो सिर्फ ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स अलग से दिया हुआ है तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उसको ऐड करना पड़ेगा। दिस इज क्लियर शिवम? थैंक यू। चलिए आगे बात करते हैं सर्विसेज की। तो सर्विसेज एक इनटेंजिबल फॉर्म है विच इज प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल है मैं जो आपको अभी दे रहा हूं। आप मुझे बताइए क्या आप मेरे पढ़ाने को टच कर सकते हैं? द आंसर इज नो, यू कैन ओनली फील what I am teaching you. So services refers to an intangible form which is provided to the consumer for his satisfaction. उदाहरण के तौर पे टीचर, डॉक्टर, सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी प्रोफेशनल जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो आपको इंटेंजिबल फॉर्म में कोई भी चीज देता है जिससे आपके वांट सेटिस्फाई होते हैं, दैट इज नोन एज सर्विसेज। अभी अगला है इकोनॉमिक गुड्स। वर्ड आएगा आपके बुक्स में इकोनॉमिक गुड्स। पूरा एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं बेटा, ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी बेस्ड ही हम लोग पढ़ाई करेंगे और उसी की तरह उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। इकोनॉमिक गुड्स का मतलब वो गुड्स जो आप खरीदते हो एक कीमत चुका के। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हो जिसके लिए आपने फीस चुकाया है, तो वो जो होगा वो आपके लिए इकोनॉमिक सर्विसेज होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोग को देता हूं। दो चीजें होती है, एक होता है इकोनॉमिक गुड्स और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक गुड्स। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, फूड, ठीक। अब मान लीजिए कि आप घर में खाना खाते हो, मम्मी आपको खाना बना के देती है, तो क्या आपसे पैसे लेती है कि बेटा शिवम आपने 6 रोटी खाया है, एक रोटी 5 रुपए का, तो 6 पंचे 30 रुपया मुझे दीजिए? द आंसर इज नो। वो जो आपको फूड दिया जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और मम्मी के द्वारा दिया जा रहा है, दैट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके लिए आपसे कोई पैसा लिया नहीं जाता है। जबकि अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे, होटल्स में जाओगे, तो आपको जो खाना मिलेगा उसके लिए आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं जो रेस्टोरेंट कर रहा है, जो रेस्टोरेंट एक्टिविटी कर रहा है, जिसके बदले वो पैसा कमा रहा है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जबकि जो हाउस होल्ड, जो आपकी मदर है, वो आपको फूड बना के दे रही है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो कहने का मतलब ये, इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच कमांड्स अ प्राइस, it is known as economic goods and services. For example, fees paid in the coaching institute for the services of a teacher, price paid for the goods and services in a restaurant is your economic goods. वहीं अगर मैं बात करूं नॉन इकोनॉमिक गुड्स की, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्राइस नहीं मांगा जाता है, इसका मतलब ये कि कोई मॉनेटरी पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक गुड्स। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मैं आप लोगों को रेगुलर बैच कोर्स में पढ़ा रहा हूं, आपने उसके बदले मुझे फीस दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटी।
वहीं अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी बहन को पढ़ा रहा हूँ, अपने भाई को पढ़ा रहा हूँ, तो दैट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनसे मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक, अगला बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स की। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि गुड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक है फाइनल गुड्स और दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में आता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग गुड्स इनटू फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये चार्ट जो है वो आपके लिए रामबाण है। आप जब भी इसको खोलेंगे तो आपको पूरी चीजें आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये चार्ट्स को जरूर रेफर करेंगे सभी लोग, ठीक। सो गाइज, there are basically two types of goods, or the goods can be classified into two parts, that is final goods or intermediate goods. Final goods refers to those goods which are either used for final consumption or investment, whereas intermediate goods refers to those goods which are purchased either for resale or for further production. जब भी आप लोग किसी भी गुड्स को ये क्लासिफाई कर रहे होंगे फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स में, तो ये चार क्राइटेरिया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। फाइनल गुड्स के लिए दो क्राइटेरिया, फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इंटरमीडिएट गुड्स के लिए दो क्राइटेरिया, रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन। आपके मन में सवाल होगा कि सर ये क्या है फाइनल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, रीसेल, फर्दर प्रोडक्शन? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप एक पास की किराना दुकान में गए, आपने वहां से शक्कर खरीदा, आपने शक्कर कंज्यूम किया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग की नहीं। तो शुगर परचेज बाय द हाउस होल्ड्स इज फॉर द डायरेक्ट कंजम्पशन एंड हेंस कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर मान लीजिए कि मैंने शुगर खरीदा और उससे चाय बनाई और चाय पिया, तो क्या मैंने तो उसको डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं किया, मैंने तो उसको प्रोसेसिंग किया? तो बेटा ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब हाउस होल्ड उस शक्कर को कंज्यूम करेगा डायरेक्टली किसी भी फॉर्म में, चाहे वो चाय में डाल के पिए या डायरेक्टली खा ले, वो फाइनल कंजम्पशन में आएगा। वहीं अगर मान लीजिए, एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल देता हूं कि वही शुगर एक हलवाई जो है वो खरीदता है और उससे वो मिठाई बनाता है और फिर आपको वो मिठाई बेचता है, तो उसके लिए जो शक्कर होगा वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है कि वो गुड्स जिसको आपने यूज किया है या तो फर्दर रीसेलिंग के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। एक एक वर्ड को मैं यहां पे ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल ध्यान समझना। शुगर मैंने परचेज किया और उसको डायरेक्टली कंज्यूम किया, फाइनल कंजम्पशन, ठीक। एक रिटेलर ने शक्कर खरीदा होलसेलर से और उसको कंज्यूमर को बेचा, तो यहां पे जो हो रहा है दैट इज नोन एज रीसेल। दैट इज नोन एज व्हाट बेटा? रीसेल। एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे मैं आपको देता हूं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये आप हो, ठीक है। आप एक दुकान में गए, एक शॉप में गए, वहां से आपने एक शूज परचेज किया। वहां से आपने क्या किया बेटा? शूज परचेज किया। ये शूज आपकी हो गई। यहां पे आप इस शूज को परचेज करोगे, यूज करोगे, ये आपका हो गया फाइनल कंजम्पशन। ये आपका हो गया फाइनल कंजम्पशन। दिस इज नोन एज फाइनल गुड्स। मतलब ये कि आपके लिए ये जो शूज है ये क्या होगा? फाइनल गुड्स कहलाएगा, क्योंकि आपने डायरेक्टली उसको कंज्यूम किया। वहीं इस शॉपकीपर ने, मान लीजिए इस शॉपकीपर का नाम है सागर। सागर ने क्या किया था? ये शूज बाटा कंपनी से परचेज किया था। तो मुझे एक बात बताइए, जो सागर ने शूज परचेज किया वो क्या उसने खुद के कंजम्पशन के लिए परचेज किया था या आगे कंज्यूमर्स को बेचने के लिए परचेज किया था? यस ऑल ऑफ यू। तो आप लोगों का आंसर होगा कि
सर उसने रीसेल करने के लिए किया था। तो सागर के लिए जो ये शूज होगा, ये सागर के लिए क्या होगा बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स। सागर के लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। रीजन क्या होगा कि ये जो है शूज जो आपके, मान लीजिए ये शिवम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो शिवम ने क्या किया था, उसको डायरेक्ट कंजम्पशन किया था ये, इसलिए वो फाइनल गुड्स के कैटेगरी में आएगा, फाइनल कंजम्पशन। वहीं सागर ने जो शूज खरीदा था वो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं, वो आगे बेचने के लिए खरीदा था, इसीलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। इसका रीजन आप लोग लिखोगे क्या, रीसेल। ठीक, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही स्लाइड चेंज करूंगा ये गायब हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक मिनट। चलिए अगला एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अभी एक बड़ा मजेदार एग्जांपल है यहाँ पे, अभिनव का एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये अभिनव है, ठीक है, ये मान लीजिए हाउस होल्ड्स है, ठीक, और यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसका ले लें, मान लेते हैं दिव्या का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, दिव्या एक मैन्युफैक्चरर है, एक प्रोड्यूसर है, और ये जो है ये प्रोडक्शन करती है। अभी मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। हाउसहोल्ड्स ने क्या, अभिनव ने क्या किया, एक फ्रिज खरीदा। हाउसहोल्ड्स ने क्या किया, एक फ्रिज खरीदा। ठीक, तो अभिनव ने जो फ्रिज खरीदा वो उसने क्या किया, फाइनल कंजम्पशन करने के लिए किया, ना कि किसी भी प्रकार के अदर चीजों के लिए किया। लेकिन यहां पे आप समझिएगा कि ये एक तरीके का, सॉरी गाइस ये गायब हो गया, एक बार फिर से मैं एग्जांपल लेता हूं। यहां पे ये जो अभिनव है, अभिनव के द्वारा जो फ्रिज खरीदा गया है, ठीक है, ये भी आपके लिए क्या होगा, फाइनल कंजम्पशन होगा। क्यों, क्योंकि ये ना तो फ्रिज को रीसेल करेगा, ना ही किसी प्रकार का अदर यूज करेगा। अपने बिजनेस चलाने के लिए, अपने घर के लिए खरीद रहा है, घर के लिए ही उसको यूज करेगा। सो दैट इज फाइनल कंजम्पशन। वहीं अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, किसका एग्जांपल लिया था हमने, दिव्या का एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पे दिव्या ने क्या किया, दिव्या एक प्रोड्यूसर थी और उसने क्या किया, एक मशीनरी परचेज की। दिव्या ने क्या किया, एक मशीनरी परचेज किया और उसने इस मशीनरी से प्रोडक्शन किया। अब यहाँ पे दोनों में एक समान बात है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि दिव्या ने जो मशीनरी परचेज की वो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट था। उसने पैसा वहां पे ब्लॉक किया, मतलब उसने खरीदा अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि अभिनव ने जो फ्रिज खरीदा फाइनल कंजम्पशन के लिए, दिव्या ने जो मशीनरी खरीदी अपने प्रोडक्शन के लिए, ये दोनों ही फाइनल गुड्स में कंसिडर किए जाएंगे। क्यों कंसिडर किए जाएंगे आइए समझते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो फाइनल गुड्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका फाइनल कंजम्पशन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। तो फाइनल कंजम्पशन अगर हाउस होल्ड्स कर रहा है, डायरेक्टली कोई चीज कंज्यूम कर रहा है, इट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स। और दूसरा अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जो प्रोडक्शन यूनिट्स मशीनरी परचेज कर रहा है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। फिर अब दूसरा अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट गुड्स की, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल के लिए परचेज किए जाते हैं या उससे हम लोग कुछ फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी जो मैंने एक एग्जांपल लिया था उसी को मैं वापस से कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए
मान लीजिए दैट हरपाल सिंह जडेजा, now Harpal Singh Jadeja is a shirt manufacturer. He is what बेटा? शर्ट मैन्युफैक्चरर। तो हरपाल सिंह जडेजा जो है वो एक शर्ट मैन्युफैक्चरर है। वो शर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं जिसके लिए उसको दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक, उसको कपड़े चाहिए, ठीक है, ठीक, दैट इज मान लीजिए थान में उसको कपड़ा चाहिए, क्लॉथ, ठीक, ये उसके लिए हो गया रॉ मटेरियल। और दूसरा, उस क्लॉथ की प्रोसेसिंग के लिए उसको एक मशीनरी चाहिए, ठीक। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, जो हरपाल सिंह जडेजा उसने क्लॉथ भी खरीदा, मशीनरी भी खरीदा, ये दोनों के दोनों प्रोड्यूसर के द्वारा परचेज किए जा रहे हैं, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे। दोनों के दोनों क्या है बेटा? प्रोड्यूसर के द्वारा खरीदे गए गुड्स है, इसलिए उसको हम लोग प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। मुझे बताइए कि मान लीजिए कि 2 मीटर कपड़ा है, ठीक है, उससे मान लीजिए कि एक शर्ट बनता है, ठीक, 2 मीटर कपड़ा है उससे एक शर्ट बनता है, तो क्या उसी 2 मीटर कपड़े से आप और शर्ट बना सकते हो? क्या उसी 2 मीटर कपड़े से आप और शर्ट्स बना सकते हो? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि एक बार अगर आपने उसको कंज्यूम किया तो फिर आप उससे दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो क्लॉथ है, वो जो 2 मीटर कपड़ा है, ये प्रोडक्शन ऑफ शर्ट में पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया, पूरी तरीके से यूज हो गया। इसी वजह से उसको हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की क्लॉथ का हम लोग यूज कर रहे हैं शर्ट बनाने के लिए, एंड दैट इज raw material, therefore it is known as what? Intermediate goods। वहीं अगर मैं बात करूं मशीनरी की, तो मुझे बताइए क्या एक मशीनरी से सिर्फ एक ही शर्ट बन पाएगा क्या? कि मशीनरी जो है वो आप लंबे समय तक यूज करोगे और उसको आप शर्ट बनाने के लिए यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। तो अब आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो मैं ये क्लॉथ की बात कर रहा हूँ, जो मैं इस क्लॉथ की बात कर रहा हूँ, ये क्लॉथ जो है ये इंटरमीडिएट गुड्स होगा। दिस क्लॉथ इज इंटरमीडिएट गुड्स। वहीं अगर ये मशीनरी की अगर मैं बात करूं, तो दिस मशीनरी इज योर फाइनल गुड्स। एंड व्हाई इट इज फाइनल गुड? बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। इट इज यूज्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गायब हो जाएगा ये अभी। चलिए, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, और एग्जांपल के थ्रू हमने पूरा फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ये सभी चीज़ें जो है वो समझ ली। तो इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर परचेज आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर production. For example, sugar purchased by the retailer from wholesaler is intermediate goods. Leather purchased for manufacturing shoes is for further production and it is also intermediate goods. बिल्कुल हरपाल सिंह, मैं आज दिन भर क्लास ले रहा था बेटा, इसलिए आज रिप्लाई नहीं कर पाया। मैं तेरा डाउट देख के जरूर रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी। सो फाइनल गुड्स आर यूज्ड फॉर आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। जनरली द फाइनल कंजम्पशन इज मेड बाय द हाउसहोल्ड्स। फॉर एग्जांपल, मोबाइल परचेज बाय द हाउसहोल्ड्स। फर्म्स मेक इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, मशीनरी परचेज बाय द फर्म। ठीक है, आइए बात करते हैं
आगे डिफरेंस की, तो डिफरेंस आप लोग पढ़ सकते हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब जो आपके प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हरपाल सिंह ने जो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे वर्कर्स को अपॉइंट कर लिया था, तो यहाँ पे उसका प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा था, तो उसने एक मशीनरी भी एम्प्लॉय कर ली, जिसकी मदद से उसका प्रोडक्शन बढ़ गया। कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड जो ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। कैपिटल गुड से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, जबकि कंज्यूमर गुड से कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ती, बिकॉज इट इज जनरली परचेज्ड बाय द हाउसहोल्ड्स। उदाहरण के तौर पे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया था उससे ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कैपिटल गुड्स में फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, जिसको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज कर सकते हो। हालांकि इसमें वैसे प्रोड्यूसर गुड्स नहीं इंक्लूड होंगे जो सिर्फ एक बार यूज किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे रॉ मटेरियल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 2 मशीनरी जो परचेस की जा रही है, ठीक है, 2 मशीनरी जो परचेस की जा रही है किसके द्वारा, 2 मीटर कपड़ा जो खरीदा जा रहा था हरपाल सिंह जडेजा के द्वारा, वो रॉ मटेरियल था, सिंगल यूजर प्रोड्यूसर गुड्स था। तो ऑल्दो इट इज अ प्रोड्यूसर गुड्स बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल गुड्स, इट विल बी इंक्लूडेड इन द इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, ये टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। फाइन। कंज्यूमर गुड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल का मतलब जो लंबे समय तक चलता है, सेमी ड्यूरेबल का मतलब होता है जो थोड़े कम समय के लिए चलता है, नॉन ड्यूरेबल गुड जिसको आप एक बार में कंज्यूम करते हैं खत्म हो जाता है, और सर्विसेज का मतलब इनटेंजिबल थिंग। उदाहरण के तौर पे कंज्यूमेबल गुड्स में शुगर, सॉल्ट, मिल्क, पेपर, पेन, मार्कर्स, कंडीशनर, शैम्पू, हेयर ऑयल जो भी कंज्यूमर्स यूज करता है। कैपिटल गुड्स में प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग इक्विपमेंट, लैंड, टेक्नोलॉजी, ये सभी कैपिटल गुड्स में आएंगे। और सर्विसेज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, मेडिकल, चेकअप, कार रिपेयर, सर्विस, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, जो आपको ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको आप एक साल में पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेते हो, उसको ही हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। सवाल ये उठता है कि सर अगर मान लीजिए कि जो हमने इंटरमीडिएट गुड्स खरीदा था वो एक साल में पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं हो पाया तो क्या होगा? तो उसके लिए एक चीज़ मैं आपको भी बताऊंगा जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। फिलहाल इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब वो गुड जिसको आप लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में पूरा एक अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम कर लेते हो। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना है, ये वाली, ठीक। Intermediate goods should be used up in the same year. If they remain for more than 1 year, then they are treated as final goods. मतलब क्या हुआ इसका? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक ही साल में पूरे के पूरे कंज्यूम कर लिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि वो एक से ज्यादा साल के लिए पड़े रह गए अनयूज्ड, तो वो उस पर्टिकुलर साल के लिए क्या बन जाते हैं? फाइनल गुड्स। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक शूज मैन्युफैक्चरर है, उसने 5 टन लेदर परचेज किया था। कितना टन लेदर परचेज किया था बेटा? 5 टन उसने लेदर परचेज किया था। अब हुआ क्या कि अच्छा, ये कौन से ईयर की बात है? मान लीजिए 2020-21 की बात है। अब 2020-21 में उसने 5 टन लेदर में से मात्र 3 टन लेदर का इस्तेमाल किया और वो 3 टन लेदर से उसने शूज बना दिया। तो इस केस में ये जो 3 टन लेदर है इसको हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि वो विद इन 1 ईयर पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया, मतलब यूज हो गया, नॉट कंज्यूम हो गया, यूज हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं बाकी के
2 टन लेदर की, तो वो 2 टन लेदर एज इट इज स्टॉक में पड़ा रह गया, मतलब यूज नहीं हो सका, अनयूज्ड रह गया। तो इस केस में ये जो होगा 2 टन लेदर, ये 2 टन लेदर आपका कंसिडर किया जाएगा फाइनल गुड्स फॉर द ईयर 2021। आ रही है बात समझ में? तो अब ये जो 2020-21 का साल है उसके लिए जो 2 टन लेदर है वो फाइनल गुड्स कंसिडर किया जाएगा, जबकि 3 टन लेदर जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स कंज्यूम किया जाएगा। कारण ये है, एक मिनट, मजनुओं को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि जो 3 टन लेदर जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स के कैटेगरी में इसलिए आएगा क्योंकि उससे शूज बन चुका है, मतलब शूज की वैल्यू में वो 3 टन लेदर की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। लेकिन ये 2 टन लेदर जो है वो अनयूज्ड रह गया है, तो उसकी वैल्यू को हम लोग एज अ फाइनल गुड्स जरूर इंक्लूड करेंगे, और अगले साल जब वो यूज होगा शूज बनाने के लिए तब हम लोग उसको कंसिडर करेंगे एज एन इंटरमीडिएट गुड्स। एक्स्ट्रा लेना पड़े तब भी वो, अगर एक्स्ट्रा लेना पड़ा उसको आप यूज कर लेते हो पूरे साल, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंटरमीडिएट गुड्स कंसिडर किया जाएगा। सानिया, आई होप दिस इज क्लियर। बेटा सभी के कमेंट्स मैं अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसमें आप मुझसे जो भी डाउट पूछोगे आई विल आंसर इट, बिकॉज 1 घंटे का समय हमको सुपर रिवीजन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे टेलीग्राम के लिंक्स दे चुके हैं, ग्रुप के लिंक्स दे चुके हैं, तो आप उसमें ऐड हो जाइएगा और मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जितने भी डिटेल्ड कंसेप्ट्स है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को रेगुलर क्लास में पढ़ाऊंगा, इसको हम लोग एज अ रिविजन लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जो डाउट, आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, इस वजह से सारे डाउट्स मैं यूट्यूब पे क्लियर नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे @CS मयंक पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी है मेरा, और ग्रुप का लिंक भी दिया है, डायरेक्टली क्लिक करके हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं अगला। सो वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, वेयर एज इंटरमीडिएट goods should be used up in the same year. If they remain for more than 1 year, they are treated as final goods. I hope this is clear. अभी इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इंटरमीडिएट गुड्स आर जनरली परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। इसका मतलब ये है कि लेदर मैन्युफैक्चरर से शूज मैन्युफैक्चरर ने लेदर परचेज किया, अभी भी वो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है। विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब होता है कि अभी भी उसमें प्रोसेसिंग बाकी है और वो प्रोसेसिंग होके अभी फाइनल शूज बनना बाकी है। तो इसका मतलब ये कि जब एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से कोई सामान खरीदता है तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। दूसरा, if however if the goods are purchased by one production unit from other production unit is not meant for resale, अगर मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन यूनिट ने दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से कोई सामान खरीदा जिसको वो रीसेल नहीं करना चाहता है, उदाहरण के तौर पे मशीनरी, मान लीजिए कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने एक मशीन मैन्युफैक्चरर से एक मशीन परचेज की है, तो उस केस में होगा क्या कि दो प्रोडक्शन यूनिट्स के बीच में ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, लेकिन मैं उस मशीनरी को आगे नहीं बेचने वाला हूं, मैं उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करने वाला हूं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यस पूनम सिंह, वही मैंने अभी क्लियर किया बेटा। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी देने के लिए मैं आपको समझा देता हूं। आप एक सेट जो है वो मैंने प्रैक्टिस के लिए रखा है, आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं।
कंप्यूटर एंड प्रिंटर परचेज बाय अ चार्टेड अकाउंटेंट फॉर हिज ऑफिस। तो वो अपने ऑफिस के लिए जो कंप्यूटर और प्रिंटर परचेज कर रहा है वो एक मशीनरी की कैटेगरी में आएगी और इसको हम लोग फाइनल गुड्स कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। वही दूसरी ओर अगर कंप्यूटर और प्रिंटर एक कंप्यूटर एंड प्रिंटर डीलर खरीदता है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आगे बेचने के लिए करेगा, इस वजह से सेकंड वाला जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आएगा क्योंकि रीसेल के लिए किया गया। तीसरा, परचेज ऑफ द शूज बाय द शूज डीलर। अगर मैं शूज डीलर की बात करूं तो उसके लिए जो शूज है वो रीसेल पर्पस के लिए होगा, मतलब यहां पर भी वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा अगर कंप्यूटर और प्रिंटर कंज्यूमर के द्वारा परचेज किया जाता है घर के लिए तो वो कंज्यूमर गुड्स में आएगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में आएगा। तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको प्रॉपर रीजन लिखना है। ऐसा नहीं है कि फाइनल इंटर लिख के आ गए बिना रीजन के 0 नंबर मिलेगा बेटा आप लोगों को। तो यहाँ पे समझिएगा कि ऑफिस के लिए तो दैट इज नोन एज फाइनल गुड्स और आप लोग रीजन में क्या लिखोगे? इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो डीलर के द्वारा परचेज किया जा रहा है दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स और इसका रीजन आप लोग लिखोगे रीसेल। वहीं अगर मैं शूज डीलर की बात करूं तो शूज डीलर ने जो परचेज किया वो भी आपका इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा और उसका रीजन क्या होगा? रीसेल। अगला अगर मैं बात करूं कंज्यूमर के द्वारा तो कंज्यूमर के द्वारा जो परचेज किया गया है दैट इज नोन एज फाइनल गुड्स और ये फाइनल गुड्स जो है वो किस में आएगा? कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में आएगा। किस में आएगा बेटा? कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में आएगा, जो मैंने डिफरेंस बिटवीन आपको पढ़ाया। उसके अलावा मिल्क यूज्ड बाय द डेयरी शॉप ओनर फॉर मेकिंग द स्वीट्स। जैसा मैंने आपको कहा कि एक डेयरी शॉप ओनर मान लीजिए कि मिल्क खरीद रहा है, शुगर खरीद रहा है स्वीट बनाने के लिए, तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा एंड दैट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ स्वीट्स। फर्दर प्रोडक्शन ऑफ स्वीट। very important, अनसोल्ड मोबाइल्स विद द ट्रेडर एट द ईयर एंड। अब बच्चे इसको देख के एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे भैया ट्रेडर के पास मोबाइल पड़ा है, रीसेल के लिए ही होगा, चलो चलो इंटरमीडिएट गुड्स में टिक करके आ जाते हैं, 0 नंबर मिलेगा, पूरा एग्जामिनर पूरा कार्ड देगा। करेक्ट आंसर इज फाइनल गुड्स। क्यों फाइनल गुड्स है बेटा? बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड अप इन द सेम ईयर। यस और नो? नॉट यूज्ड अप in the same year, therefore it is final goods। ठीक है। So guys, I hope आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जिसमें हमने पूरा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस कर लिया है। कल हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका डोमेस्टिक टेरिटरी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी। इन डेप्थ उसको मैं ट्राई करूंगा कवर करने की। 2 टॉपिक जो होगा आपका दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी और आपका नॉर्मल रेसिडेंट, इसको मैं ट्राई करूंगा डीप में जाने का क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। तो रिवीजन है, लिमिटेशन है, बट कोशिश करूंगा कि इसके साथ साथ आपका भी भला हो जाए। बस ये इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा कि सारे कमेंट्स के मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा, सारे डाउट्स मैं यूट्यूब पे हैंडल नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए आपको अगर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए और पूरा डाउट क्लियरेंस चाहिए, आप हमारे प्लस का सेशंस ज्वाइन करिएगा। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है बेटा। इतना नॉमिनल प्राइस पे अगर आपको इतनी डिटेल स्टडी मिल रही है तो कोई घाटा नहीं है। जो मेरे रेगुलर बच्चे हैं जैसे शिवम हो गया, हरपाल सिंह जडेजा हो गया, साक्षी गुप्ता हो गई, सानिया भाटिया हो गई, इनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। ये सब मेरे रेगुलर क्लास के बच्चे हैं और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि ये कोई भी इनमें से नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा। तो गाइज ये आप लोग के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 3 महीने बचे हैं एग्जाम को और 3 महीने के लिए आपको 5,850 रुपये में अगर सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश,
फिजिकल एजुकेशन, आईपी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। और इसको सस्ता बनाना है तो मेरा रेफरल कोड मयंक CS लाइव ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, तभी ये मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, मयंक CS लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप जितना जल्दी और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्रिप्शन अपने दोस्तों को भी बोलिए और खुद भी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हर एक चीज़ में क्लास में कंसेप्चुअल क्लैरिटी और लॉजिकल बेस्ड बात करता हूँ, तो आपको अगर ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है मयंक CS लाइव। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको मेरे स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ये आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बाय बाय। व्हाट्सएप ग्रुप की परमिशन अनअकैडमी से हमको नहीं मिली है। टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। आईपी, अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे एक सब्जेक्ट के कई सारे फैकल्टीज़ हैं, आपको जिनसे पढ़ना है आप उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को 12th लेवल पे इकोनॉमिक्स बस पढ़ाता हूँ, जबकि 11th पे इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास कोई मिस मत करना। जितने बच्चे हैं आपके, जितने फ्रेंड्स हैं, सभी तक पहुंचा दीजिए इस लेक्चर को, और सभी तक पहुंचा दीजिए मेरे रेफरल कोड को मयंक CS लाइव। कल का सेशन धमाकेदार होने वाला है। ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी बुक्स में, तो बहुत मज़ा आएगा गाइस। कल मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आईपी का टीचर कौन बेस्ट है, या इकोनॉमिक्स का कौन है, बिजनेस का कौन है, ये सब जो रेगुलर क्लास के बच्चे हैं, नाम मैंने बता दिया, इन सब